हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये जो वीडियो है ये है हमारा पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन। मैं इसको लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2 ऐसा टाइटल नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा शफ़ल करने वाली, मतलब मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने जो आपका लेक्चर 2 है, हमारा लेक्चर 1 मैंने अपलोड किया है। लेक्चर 2 जो है वो ग्लास हैचलिंग उसके ऊपर होना चाहिए था लेक्चर 2, बट उसकी जगह पे मैं एक दूसरा लेक्चर डालने का सोच रही हूँ। और मैं ग्लास हैचिंग को इसलिए मैं थोड़ा थर्ड लेक्चर पे देने वाली हूँ क्योंकि थर्ड या फिर फोर्थ, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली मैं कौन सा लेक्चर को, मतलब कौन सा लेक्चर नंबर अलॉट करने वाली हूँ पर्टिकुलर वीडियो को। सब कुछ कवर होगा, मतलब आपका जो भी आपका सिलेबस है, मतलब जो भी आपका ये पूरा पोर्शन है, पूरा का पूरा पोर्शन विदाउट एनी टॉपिक को स्किप करे सब कुछ कवर होगा। सिर्फ आपका थोड़ा सा शफलिंग होगा। मतलब ये शफलिंग भी क्यों हो रहा है मैंने रीज़न बताया। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे एनिमेटेड वीडियो चाहिए ग्लास हैचिंग का, जो मैं बनाने के लिए थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, जिसके वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। बट उतना टाइम आप नहीं रुक सकते शायद से, इसके लिए मैं बाकी की वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली। क्योंकि वैसे भी मैंने बोला था कि इस मंथ के अंदर हमारा बहुत सारा मेजर पोर्शन पार्ट 1 हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया है, प्रॉमिस टूट गया अगेन। सो दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे अभी अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब फटाफट से लेक्चर अपलोड कर लेते हैं। इसलिए मैं फटाफट से जो है जैसा है वैसे अपलोड कर रही हूँ, बाकी का हम जो कुछ भी है वो देखने वाले हैं। आज ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि सब कुछ प्रॉपरली होगा। सिर्फ आप थोड़ा सब्र करो, और मैं जो बोल रही हूँ उसके ऊपर उतना फोकस मत करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। दैट्स व्हाट आई कैन से राइट नाउ। मैं बराबर कर दूँगी सब कुछ, मैं देखती हूँ कैसे क्या करना है कल तक अगर हो सके तो। बेसिकली ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो जो था, अगर हम ग्लास हैचिंग को कम्प्लीटली छोड़ दें उस टॉपिक को, तो वो टॉपिक, उसका ऑपरेशन, उसमें जो भी पार्ट्स है उसके बारे में बताया गया है, वो सब कुछ छोड़े तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ एग्स जो था, और उससे लेके जो हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल तक ऑलमोस्ट 51 मिनट्स का वीडियो हमारा बना था वो, और उसी का कंटिन्यूएशन में शूट कर रही हूँ। सिर्फ ये प्रॉब्लम है, मैं उसको एक ही वीडियो में सब कुछ क्यों नहीं डाल सकती, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला है हर वीडियो में कि अगर एक बहुत बड़ा वीडियो अगर यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है तो उसके बाद का जो लेक्चर है वो ऑलमोस्ट बहुत कम मिनट्स का होगा, क्योंकि फिर वो हो जाता है ना थोड़ा सा एक रिफ़्रेशमेंट टाइप हो जाता है इस वजह से। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन का। सो विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो भी हमसे हो पाएगा वो 25 या फिर 30 मिनट्स में। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो फटाफट से। 3 मिनट हमारे फालतू का ज्ञान देने में चले गए। अभी हम फालतू का ज्ञान ना देते हुए फटाफट से हमारा जो ज्ञान है रहा हुआ उस ज्ञान को कंप्लीट करते हैं। तो इरेडिकेशन ऑफ अनवांटेड फिशेस, आपके जो अनवांटेड फिशेस है, मतलब जो ऐसी फिशेस जो किसी काम की नहीं है, अगेन जो किसी काम की नहीं, इन द सेंस मैं ये इस सेंस में कह रही हूँ कि आपके जो एक्चुअल फ़िश है, अच्छी क्वालिटी वाली फ़िश, उनको ख़राब करने वाली या फिर उनको हार्म करने वाली, तो उनको हमको इरेडिकेट करना है अनवांटेड फ़िश को। कैसे करेंगे? द अनवांटेड फिशेस विच आर किल्ड इन कल्चर पॉन्ड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू प्रेडेटरी एंड विट फिशेस। तो देखो, द प्रेडेटरी एंड विट फिशेस, कौन सी फिशेस जो अनवांटेड है, कौन सी फिशेस प्रेडेटरी एंड विट फिशेस। इनको कैसे कंट्रोल करें, इनको कैसे इरेडिकेट करें? प्रेडेटरी फिशेस आर दोज विच प्रे अपॉन द अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस टू। प्रेडेटरी फिश, प्रेडेटरी मतलब कोई ना कोई किस चीज़ के ऊपर मतलब प्रे कर रहा है, इसीलिए उसका नाम प्रेडेटरी है। तो इंसेक्ट्स के ऊपर, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर किसी फ़िश के ऊपर जो प्रेडेटरी फ़िश है वो फ़िश प्रे करती है, इसीलिए उसको प्रेडेटरी फ़िश कहा है। सम प्रेडेटरी फिशेस नॉर्मली ब्रीड अर्लियर दैन द कार्प्स एंड देयर यंग वंस फीड वेरियसली ऑन पॉन्ड प्लैंक्टन्स। ओके, सो सी, कुछ जो आपकी प्रेडेटरी फिशेस होती है वो नॉर्मली ब्रीड करती है अर्लियर दैन द कार्प्स एंड देयर यंग वंस फीड वोरेशियसली वोरेशियसली ऑन पॉन्ड फिशेस। मतलब आपकी फ़िश की ब्रीडिंग से ज़्यादा ही अर्ली आपका हो जाता है। आपकी नॉर्मल आपके जो ये प्रेडेटरी फिशेस हैं इनका ब्रीडिंग आपके नॉर्मल क्रैब्स की ब्रीडिंग से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ये अपनी बढ़ाते हैं
और इनके यंग वंस जो है वो प्लैंक्टॉन्स वगैरह पे फीड करते हैं. दस अदर देन So, thus, other than predaceous habit, they also compete for food and space with carp spawn. मतलब आपकी फ़िश के साथ ये इतनी पॉपुलेशन रहती है प्रेडेटरी फिशेस की कि ये फूड एंड स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा कम्पीट करते हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा, उनकी पॉपुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा ही है इस तरीके से, और इनके पास ज़्यादा पावर है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और इनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है हमारी कार्प से. तो ये इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती रहती है. द कॉमन प्रेडेटरी फिशेस दैट आर कॉल्ड एज स्पीशीज़ ऑफ फिशेस, जो कि जिनके नाम है चना या फिर चना, जो कुछ भी है. उसके बाद है ग्लासोगोबियस एंड, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं ग्लासोगोबिस, नोटोप्टेरस, एनाबास, नंदूस, वलागुअट्टू, वलागुई दिया है, ओम्पोक, क्लैरियस, मैस्तूस, और उसके साथ साथ हमको एक लास्ट फिश दी गई है और उसके बाद हमको मतलब एक्सेट्रा ऐसे बोल के स्टॉप लगाया है, मतलब और ऐसी डिफरेंट फिशेस है. हमको हमारे सिलेबस में इनके बारे में बताया गया है. तो हमारी जो लास्ट फिश है उसका नाम है मस्टोसिम्बेलस. क्या फिर से? मस्टो या फिर मैस्टो बोलो, मैस्टोसिम्बेलस. अगेन प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा आपको जो याद है स्पेलिंग वो इम्पोर्टेंट है. प्रोनाउंसिएशन कोई भी ध्यान में रखो, सिर्फ स्पेलिंग अच्छे से याद रखो. सिम्बेलस या फिर मास्टो या फिर मास्टो ही होगा. Wheat fishes are those which are small in size, uneconomically and predaceous occur naturally. तो विट फिशेस कौन सी फिशेस है? ऐसी फिशेस जो कि स्मॉल साइज़ में प्रेजेंट होती, जिनकी साइज़ बहुत छोटी होती है एंड वो बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल है. एंड प्रेडिशियस अकर नेचुरली इन पॉन्ड और आर इंट्रोड्यूस एक्सीडेंटली. दे आर एक्टिव कॉम्पिटिटर्स ऑफ कार्प spawn फॉर स्पेस, फूड एंड अदर एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. व्हीट फिश ऐसी फिश जो कि स्मॉल साइज़ की अनइकोनॉमिकल है एंड प्रेडेशियस अकर नेचुरली इन पॉन्ड और एक्सीडेंटली. नेचुरली एक तो अकर होगी वो, या फिर किसी एक्सीडेंट मतलब वो वाला कार वाला एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंटली मतलब कहीं से भी आ गई, जैसे कि प्रॉपर हमने प्रिकॉशंस नहीं ली, प्रॉपर आउटलेट इनलेट पे स्क्रीन नहीं लगाई और वाटर फ्लोइंग वाटर में आपकी प्रेडेटरी फिश विट फिश आपके एंटर कर गई. यहाँ पे हम विट फिश की बात करें, प्रेडेटरी नहीं. ओके, प्रेडेटरी फिश और विट फिश में बहुत फ़र्क है. तो हमने प्रेडेटरी फिश और विट फिश के बारे में थोड़ा देख लिया यहाँ पे. दे आर एक्टिव कॉम्पिटिटर्स ऑफ कार्प्स स्पॉन फॉर स्पेस एंड फूड एंड अदर एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. फूड एंड स्पेस, मेन चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? स्पेस. तो स्पेस के लिए बहुत कंपटीशन होगी और फूड के लिए कंपटीशन होगी. इनिशियली दे आर रिमूव्ड बाय रिपीटेड ड्रैग नेटिंग. कंप्लीट रिमूवल इज़ नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड. इनका अगर कंट्रोल करना है आपको तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? ड्रैग नेटिंग, मतलब आप नेट बिछा के आप इनको रिमूव करोगे. इनका कंप्लीट रिमूवल पॉसिबल नहीं है. एब्सोल्यूट इरेडिकेशन इज़ पॉसिबल बाय डीवाटरिंग और ड्राइंग ऑफ द पॉन्ड. मतलब अगर आप पूरी तरीके से पानी को निकाल देते हो और ड्राई कर देते हो सन के प्रेजेंस में, तो पूरा वाटर ख़त्म, तो ये भी सारी आपकी अनवांटेड स्पीशीज़ ख़त्म. When dewatering and drying is not possible, poisons are used for the removal of such fishes. जब आपका डिवॉटरिंग पॉसिबल नहीं है तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइजन जो कि इन्हीं फिश को सिर्फ अटैक कर पाए, ऐसा पॉइजन हमको यूज़ करना है. अब ऐसे पॉइजन्स में प्लांट डेरिवेटिव्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारी बहुत मदद करेंगे. प्लांट डेरिवेटिव्स मतलब क्या है? जनरली प्लांट डेरिवेटिव मतलब क्या, डिराइव मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से आना. जैसे कि नोवेला, ये वर्ड्स किससे आया है, कहाँ से आया है, ऐसे इस सेंस में बात करते हैं ना. वैसे प्लांट डेरिवेटिव्स मतलब क्या? तो देखो, प्लांट डेरिवेटिव्स मतलब जनरली प्लांट ओरिजिनेटेड पॉइजन्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे एक्ट एज अ फर्टिलाइज़र ऑल्सो. तो ऐसी चीज़ें जो कि प्लांट से ओरिजिनेटेड है, प्लांट से
बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि प्लांट से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है। बट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि प्लांट से पॉइजन्स भी बनाए जाते हैं। यस, प्लांट से ओरिजिनेट होते हैं पॉइजन्स ऑल्सो। सो देखते हैं कौन से पॉइजन्स ओरिजिनेट होते हैं। मोस्टली ये पॉइजन्स इसलिए भी यूज़ किए जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे फर्टिलाइजर्स भी हैं। द कॉमन यूज्ड प्लांट मटेरियल, देयर डोज एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन आर एज फॉलोज। तो किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन सी क्या चीज़ अप्लाई करनी है, तो देखते हैं, बिना टेंशन के देखते हैं। ओके, तो सी, पहला है डरिस रूट पाउडर। ओके, डरिस रूट पाउडर मतलब क्या है? डरिस रूट पाउडर कंटेनिंग अबाउट, वैसे आपको मैं बता दूँ, मैं अगर अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मैं एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ रही हूँ। आपको सिर्फ ध्यान देना है स्क्रीन के ऊपर, या फिर मोस्टली मैं टेक्स्ट बुक आपको रेफ़र कर ही देती हूँ, जो कि विद्या भारती पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक। तो आप वो टेक्स्ट बुक ले लीजिए, ख़रीद लीजिए और उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक एक लाइन तो मैं पढ़ ही रही हूँ, आपको सिर्फ ध्यान देना है और एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। आपको सिर्फ वीडियो ऑडियो के लिए सुनना है, टेक्स्ट बुक आप अपनी यूज़ कर ले, ठीक है। एंड ईयरफोन का यूज़ ज़रूर करें। तो देखते हैं डरिस रूट पाउडर। डरिस रूट पाउडर मतलब क्या है? ये एक तरीके से आपके प्लांट्स के जो रूट हैं, एक पर्टिकुलर प्लांट होगा, उस प्लांट के रूट का पाउडर है। इसमें क्या होता है? इसमें 1 से 5% मतलब 1 to 5% रोटेनॉन, एक तरीके से पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है। ये फिश को किल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी अप्लाइड एट द रेट ऑफ 4 to 10 ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, दैट इज़ 4 to 10 ppm। इसका पर्टिकुलर डोसेज लिखा है जो कि है 4 to 10 ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, दैट इज़ 4 to 10 ppm। द पॉइजनस इफेक्ट लास्ट फॉर 4 to 80 days। मतलब अगर आपने उस पॉन्ड को इस केमिकल के साथ ट्रीट कर दिया, इस पाउडर के साथ ट्रीट कर दिया, तो 4 से 18 दिन लगभग आप गिन के ले लो, ये जो पाउडर है इसका जो पॉइजन है, इसमें जो कुछ भी केमिकल सब्सटेंस है वो उस पानी के अंदर बहुत रहेगा और वो बहुत ही पॉइजनस इफेक्ट दिखाएगा। इट शुड बी अप्लाइड एटलीस्ट 3 to 4 weeks बिफोर द स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड विथ कार्प स्पॉन्ज। मतलब ये इसीलिए, अगर आपने इसको अपने पॉन्ड के अंदर डाल दिया, इस पाउडर को, और इसका इफ़ेक्ट फिर 4 से 18 दिन रहेगा, तो आप खुद सोचो कि आप इसको फिर क्या 4 से 18 दिन वेट करोगे आपके फिशेस को स्टॉक करने के लिए? नहीं। इसीलिए आपको सबसे पहले ही इसको एक तरीके से आपको 3 से 4 हफ्ते पहले ही आपको स्टॉकिंग कर देनी है, ठीक है, आपकी फ़िश की, ताकि एक तरीके से मतलब एक तरीके से आपको वेट ना करना पड़े इसके इफ़ेक्ट का। प्रॉपरली उसी स्पैन के अंदर प्रॉपरली फ़िश अच्छी तरीके से जो भी अनवांटेड फ़िश है वो मर जाए और स्टॉकिंग कर सके हम कार्प्स को। ओके, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है मुझे एक्सप्लेन करने में, मैंने प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, मैं फिर से एक बार बताती हूँ। सो थोड़ा सा मुझे मतलब जो बोलना था उसमें थोड़ा गड़बड़ी होगी, वेट मैं फिर से बताती हूँ, सुनो। तो मैंने जो बोला वो उसका मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ लास्ट लाइन के लिए बोल रही हूँ, लास्ट लाइन के लिए चेंजेस हैं क्या है। तो इट शुड बी अप्लाइड एटलीस्ट 3 to 4 weeks बिफोर द स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड विथ कार्प स्पॉन्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बनता है, इसका मतलब ये हमको समझ में आता है कि आपको ये जो केमिकल है ये अप्लाई करना है एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते पहले। ओके, 3 से 4 हफ्ते पहले ही अप्लाई कर देना है, ताकि आप फिश के स्पॉन्ज जो है, ये जो स्टेजेस हैं, इनको अच्छे से स्टॉक कर सको। ओके, क्योंकि पॉइजनस इफेक्ट 4 से 18 दिन रहता है पॉन्ड में, इसलिए। महुआ ऑयल केक क्या है? महुआ ऑयल केक बेसिकली आपके महुआ ट्री का ओरिजिनेट हुआ है, डेरिव हुआ है, उसका ऑयल और उसका केक, उससे ऑयल निकाला प्लांट से और उसका केक। महुआ ऑयल केक इज़ द मोस्ट पॉपुलर फिश पॉइजन यूज्ड इन इंडिया बिकॉज इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड हैज़ अ मैन्यूरिंग इफेक्ट। बहुत ईजिली अवेलेबल एंड मैन्यूरिंग इफेक्ट है इसका। इट इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 200 to 250 ppm एटलीस्ट 2 to 3 weeks बिफोर स्टॉकिंग ऑफ स्पॉन्स इन द पॉन्ड। मतलब इसको इतना डोसेज इसका दिया है 200 to 250 ppm का, एंड 2 से 3 हफ्ते पहले ही आप इसको ट्रीट कर दो ताकि आप फिर पॉन्ड में स्टॉक कर सको फिश को। द एक्टिव पॉइजन इन महुआ ऑयल केक इज़ अ सैपोनिन। जैसे यहाँ पे रोटानिन था, वैसे ही यहाँ पे सैपोनिन है प्रेजेंट होता है, एंड द कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसका सैपोनिन का वो होता है 4 to 6%।
इट इज़ सोक्ड इन वाटर टू फॉर्म homogenized paste and then throughoutly mixed in homogenized पेस्ट, मतलब एकदम यूनिफॉर्म तरीके का एक पेस्ट बन जाए, इसलिए हम इसको वाटर में सोक करते हैं एंड देन थ्रू आउटली मिक्सड इन द पॉन्ड वाटर में इसका हम ये जो ऑयल केक है इसको मिक्स कर देते हैं। टैमरिंड सीड हस्क तक हमारा हो ही गया है लगभग, तो टैमरिंड सीड हस्क के भी आगे का हम देखेंगे पोर्शन। हम देखना टैमरिंड सीड हस्क तक हमने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया था आज का जो चैप्टर है, इरेडिकेशन ऑफ अनवांटेड फिश, इस टॉपिक से। तो काफ़ी कुछ हो गया 15 मिनट में हमारा, फिर भी थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं। टैमरिंड सीड हस्क मतलब क्या होता है? टैमरिंड मतलब आपको बताया ना क्या होता है, टैमरिंड खट्टी टैमरिंड, ओके। तो टैमरिंड का जो सीड होता है उसका हस्क मतलब उसका जो छिलका होगा या फिर उसके ऊपर का जो कवरिंग होगा उसका कुछ हमको यूज़ करना है वे। तो टैमरिंड सीड हस्क कंटेन्स सैपोनिन एंड इट्स इफेक्टिव इन किलिंग द फिश व्हेन अप्लाइड एट द रेट ऑफ 5 to 10 ppm। इतने रेट में अगर आप अप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स आपकी फ़िश का डेथ होगा। शुगर केन जैगरी मतलब क्या है? शुगर केन जैगरी और शुगर केन कंटेन, ओके, सो शुगर केन क्या कंटेन करता है? आपका ऑलमोस्ट सैपोनिन कंटेन करता है जो कि किल करता है फ्रेश वाटर फिशेस को, और इसको आप 1.0 कॉन्सेंट्रेशन में अप्लाई करो। अभी और प्लांट मटेरियल क्या है? यूजेस ऑफ टी लीव्स एंड टी सीड केक एज फिश टॉक्सिकेंट इज़ पॉपुलर इन चाइना बट नॉट प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। चाइना में पॉपुलर है, प्रैक्टिस नहीं किया गया इंडिया में। बट देखो आपके जो टी लीव्स है, टी लीव्स जिनसे टी बनती हैं, या फिर जो टी के सीड है उनका केक, उसको आप फ़िश को दोगे, फीड करोगे तो ये बहुत टॉक्सिक होता है फ़िश के लिए। सम कॉमन प्लांट्स ऑफ महाराष्ट्र सच एज बेलराइट्स, रॉक्सबर्गी रूट्स, रंदिया, उसके बाद ड्यूमेंटोरम सीड्स एंड अल्बिजिया लेबेक bark powder are reported to kill fish, ओके। सो इनका सिर्फ डोसेज याद रखो, दैट इज़ दे शुड बी अप्लाइड एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3.3 एंड 12.6 ppm रिस्पेक्टिवली। कौन से कॉमन प्लांट्स महाराष्ट्र में जो पाए गए हैं? दैट आर बेलराइट्स, रॉक्सबर्गी रूट्स, रॉक्सबर्गी प्लांट का रूट, रैंदिया दैट इज़ ड्यूमेंटोरम या फिर ड्यूमेंटोरम के सीड्स एंड अल्बिजिया, थोड़े नाम ऐसे डिफ़िकल्ट है बट फिर भी इजी है अगर आप प्रैक्टिस करें तो। लेबेक बार्क पाउडर, ये जो रिपोर्टेड, अभी देखो यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है। सो इट इज़ अगेन अप टू यू कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि कहीं पे भी पूछा जा सकता है अगेन। बट स्टिल आपको इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कोई पॉइंट छोड़ भी देते हो, क्योंकि फिशरी का सब्जेक्ट बहुत ऑप्शनल होता है। सो दैट्स वाई जो नहीं समझ रहा उसको छोड़ दो, बट मेक श्योर कि आपके जो 5 चैप्टर है ना उनमें से एटलीस्ट आपके जो 4 चैप्टर है वो बहुत अच्छे से करो, और आपका 5वां चैप्टर आप छोड़ो मत कोई भी चीज़, उसको इतना ऊपर से इतनी डिटेल से मत पढ़ो, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। अगर मेक श्योर कर रही हूँ मैं आपको मेक श्योर करा रही हूँ कि अगर आपको आउट ऑफ स्कोर करना है तो ऑलमोस्ट सेफ साइड पे सब कुछ करो। वैसे बायोलॉजी की तरह नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड टर्म्स है, ऐसे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको इजीली आ जाने वाला है ये चैप्टर या फिर ये सब्जेक्ट। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्ड्रीन, डाइल्ड्रीन, टेफ्ड्रीन, एल्ड्रीन 4 हमारे आते हैं। ये टॉक्सिक है और बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में फ़िश को किल करते हैं। एल्ड्रीन जिसका फॉर्मूला है C12H8Cl6, Cl मतलब क्लोरीन, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, दैट वी ऑल नो। तो क्या नया है इसमें? तो नया ये है कि इट इज़ सॉल्यूबल इन पैराफिन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो पैराफिन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इनमें सॉल्यूबल होता है आपका एल्ड्रीन, ओके। और ये जो एल्ड्रीन है ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड पैराफिन है। तो एज ए
सॉल्वेट नहीं, सॉल्यूट काम करता है इन सॉल्वेंट में। इट किल्स फिशेस, सॉल्यूट मतलब बहुत कम मात्रा में होगा ये। इट किल्स फिशेस व्हेन अप्लाइड एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 ppm। तो ये फ़िश को किस कॉन्सेंट्रेशन पे किल करेगा, जब इसको आप 0.2 कॉन्सेंट्रेशन या फिर 0.2 ppm में अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो। एल्ड्रीन मतलब क्या, एल्ड्रीन हो गया सॉरी, डायल्ड्रीन। तो डायल्ड्रीन जिसको हम बोलते हैं C12H8Cl6NO, इट इज़ soluble in organic solvents and effectively kills the fishes at the concentration of 0.01 ppm। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इस पे ये किल करता है, ये बहुत ज़्यादा ओके। सो डायल्ड्रीन मतलब क्या है, डायल्ड्रीन का एक केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला क्या दिया गया है, C12H8Cl6NO फॉर ऑक्सीजन। इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये सॉल्यूट है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। इफेक्टिवली फ़िश को किस कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट इज़ 0.01 ppm के कॉन्सेंट्रेशन पे किल करता है। टेफ्ड्रीन 20 ये क्या कंसिस्ट करता है, बेसिकली टेफ्ड्रीन 20 मतलब क्या है, एक तरीके से क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है और हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड। आप देख सक रहे हो C12 C8 C12 C8 C12 C8 C6 एंड C6, दिस इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर। इसमें ऑक्सीजन है और इसमें भी ऑक्सीजन है। आपको यहाँ पे क्या स्पेशल याद रखना है, एल्ड्रीन हो डायल्ड्रीन हो, इसमें कौन सा क्या प्रेजेंट है, ये किस में सॉल्युबल है, ये किस कॉन्सेंट्रेशन पे इसका क्या ppm है, इसमें ये किल करता है, ये आपको चीज़ यहाँ पे मेन है जो कि याद रखनी है। टेफ्ड्रीन 20 में आपको ये मैं बता देना चाहती हूँ कि कमर्शियल प्रोडक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल वे में इसको यूज़ किया जाता है। बुरमाशिल कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है टेफ्ड्रीन 80 को। इसमें 20% ऑफ एंड्रीन प्रेजेंट होता है। टेफ्ड्रीन में क्या है, एंड्रीन है, टेफ्ड्रीन में क्या है 20% क्या है, एंड्रीन है। तो बताओ एंड्रीन किस में प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स टेफ्ड्रीन में। टेफ्ड्रीन क्या है 20 और ये कितने परसेंट में प्रेजेंट है, 20%। ऐसे आपको घुमा फिरा के MCQ आएंगे, ओके। और किस फॉर्म में, एज ए एक्टिव पॉइजनस सब्सटेंस क्या प्रेजेंट है इसमें, 20% एंड्रीन, ये एक पॉइजनस एक्टिव पॉइजन। ये फिश को किल करने के लिए इतने कॉन्सेंट्रेशन, कितने कॉन्सेंट्रेशन, 0 to 0 पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 0.01 0.02 0.05 0.08। 0.05 इज़ द करेक्ट आंसर, टिक करना है आपको। कैसे पता चलेगा, जब आपने पढ़ा, जब आपने याद रखा, जब आपने सोचा, थोड़ा आपने रिवाइज करा तब। इट इज़ अप्लाइड एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स बिफोर द स्टॉकिंग पॉन्ड। ये भी एक MCQ बन सकता है, कितने वीक्स के पहले आपको इसको अप्लाई करना है और उसके बाद आपको स्टॉक करने का आपको 6 to 8 वीक्स। और कब, किस चीज़ में हम ये बात कर रहे हैं, टेफ्ड्रीन 80 को, टेफ्ड्रीन 20 को, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। एंड्रीन जिसको हम C12 H8Cl6NO फॉर ऑक्सीजन, ये बात करें एंड्रीन की। इट इज़ द मोस्ट पॉइजनस केमिकल सो फार यूज्ड इन नर्सरी पॉन्ड्स, जहाँ पे स्मॉल फिशेस को स्टॉक किया जाता है, स्मॉल स्टेजेस ऑफ फिश को, और उनका रेयर किया जाता है। इट शुड बी अप्लाइड एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01 ppm. Its poisonous effect lasts for 50 days. Which chemical is used for the nursery ponds and which chemical का effect last for 50 days? एंड्रीन। कैसे पता चला, जब हमने पढ़ा, जो हमने याद रखा। फॉस्फेट्स मतलब फॉस्फेट, आपको कुछ तो भी याद आ रहा होगा, फॉस्फेट, ओके। अब हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, हमने पता किया, तो हमको पता चला कि 3 ऑर्गेनोफॉस्फेट हमारे पहचान के, दैट आर थायोमेटॉन, DDBP एंड फॉस्फेमाइडॉन। ये 3 को ऑब्जर्व किया गया है, जो कि फ़िश को अच्छे से किल करेंगे, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, मतलब प्रॉपरली एकदम धांसू तरीके के हैं हमारे, ओके। अमंग देम DDBP इज़ रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ अनवांटेड फिशेस इन नर्सरी पॉन्ड। तो DDBP बहुत ही अच्छा केमिकल, बहुत ही अच्छा एक तरीके से ऑर्गेनोफॉस्फेट है। अभी हम बात करेंगे लाइमिंग ऑफ नर्सरी पॉन्ड या फिर पॉन्ड। लाइमिंग मतलब pH वगैरह प्रॉपर करने के लिए जो प्रोसीजर होती है। अप्लीकेशन ऑफ लाइम इन पॉन्ड इज कॉल्ड एज लाइमिंग ऑफ पॉन्ड। एक लाइम होता है जो कि कैल्शियम का समथिंग है, जिसको हम एक तरीके से लाइमिंग करते हैं पॉन्ड की। लाइम को यूज़ करना पॉन्ड के वाटर में, दैट इज़ लाइमिंग ऑफ पॉन्ड। लाइमिंग शुड बी डन व्हेन pH ऑफ द पॉन्ड इज़ वेरी लो और अ सॉइल इज़ टू मडी एंड ऑर्गेनिक मैटर इज़ इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, मतलब pH की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, तो pH की वैल्यू को प्रॉपर करने के लिए लाइमिंग करनी होती है। या फिर आपका ऑर्गेनिक मैटर, इसकी भी अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा
प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वी हैव टू टेक. इट करेक्ट्स द पीएच ऑफ पॉन्ड वाटर. मैंने क्या बोला था कि वाटर का जो पीएच फ्लक्चुएट है उसको प्रॉपर करने के लिए यूज़ की जाने वाली प्रोसेस दैट इज़ लाइमिंग ऑफ वाटर ऑफ पॉन्ड विच इज़ नर्सरी पॉन्ड. हाँ, ओके. It also act as an anti-parasitic substance and as it kills the bacteria and other parasites of the fishes which are present in the water. लाइमिंग के साथ साथ ये बहुत सारे एंटी पैरासाइटिक मतलब बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स को नफरत मतलब पैरासाइट्स के लिए एक वायरस एक तरीके से अपोजिट फैक्टर की तरह काम करता है, अपोनेंट की तरह. क्विक लाइम जिसको CaO बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जनरली यूज़ की जाती है लाइमिंग के लिए. मैंने बोला था ना कैल्शियम का मैंने सस्पेंस रखा था, वो सस्पेंस अभी ख़त्म हो चुका है, दैट इज़ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. Dose of lime for application is depend upon pH of soil as well as the nature of soil. मतलब आपका जो एप्लीकेशन होने वाला है लाइम का उसका डोज जो होगा वो pH ऑफ सॉइल किस तरीके से है आपको उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है आपका जो pH है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस तरीके से लाइमिंग करनी होगी. जनरली 100 to 200 kg हेक्टर लाइम इज़ सफिशिएंट इफ़ लाइमिंग इज़ डन एवरी ईयर रेगुलरली. अगर आपकी लाइमिंग होती है यूजुअली तो आपका जनरली 100 to 200 kg आपका हेक्टर पे लाइमिंग सफिशिएंट है. हेवी सॉइल नीड्स मोर लाइम देन यूजुअल सॉइल ऑफ सो हेवी सॉइल नीड्स मोर लाइम देन द सॉइल ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी. इन्फीरियर मतलब थोड़ी पुअर क्वालिटी की सॉइल से कंपेयर अगर हम करें तो. ड्यूरिंग लाइमिंग क्विक लाइम इज स्प्रेड ओवर द पॉन्ड बॉटम and mixed with the soil at least 50 days before the stocking of developing carps. If mixing is not possible, soil is moisturized by sprinkling water so that lime can react with the soil to maximum possible depth. सिंपल शब्दों में मैं अगर कहूँ तो लाइमिंग करना मतलब क्या है, आपको आपका जो बॉटम है जिसमें सॉइल प्रेजेंट है, आपके वाटर का बॉटम जिसमें सॉइल प्रेजेंट है वहाँ पे आपको CaO को स्प्रेड कर देना है, इसको हम लाइमिंग बोलते हैं. और 15 दिन पहले आपको ये सारी प्रोसीजर करनी है और 15 दिन के बाद आपको स्टॉक करनी है डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ कार्प्स को. जब आप मिक्स नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे, मॉइस्चर करोगे आपके सॉइल को थोड़ा वाटर वगैरह ऐड करके और ये जो CaO है वो रिएक्ट कर लेगा सॉइल के साथ क्योंकि वो मॉइस्चर्ड है. तो दैट इज़ हाउ आप लाइमिंग करेंगे. एडवांटेजेस ऑफ लाइमिंग क्या है, एडवांटेजेस ऑफ लाइमिंग जो है वो ये है, इट इंक्रीजेस टोटल अल्कैलिनिटी मतलब बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर, बेसिसिटी नहीं ये अलग टर्म हो जाएगा कुछ. इट इंक्रीज टोटल बेसिक नेचर एंड टोटल हार्डनेस ऑफ सॉइल मतलब एक प्रॉपर बेसिक नेचर जो एसिडिक सॉइल है उसको बेसिक में कन्वर्ट करता है लाइमिंग. इट वर्क्स एज अ बफर अगेंस्ट pH चेंज. जो pH चेंज है, pH फ्लक्चुएशन है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं. इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अल्टीमेटली इनहांस द प्राइमरी प्रोडक्शन. आपका जो भी चीज़ें रिड्यूस थी वो सारी प्रॉपर वे में लाने के लिए पर्टिकुलर अमाउंट में आपकी लाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इंक्रीज द माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, दिस फैसिलिटिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करता है एंड फैसिलिटेट करता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को. ट्रीटमेंट ऑफ डैम पॉन्ड मड विथ CaO डिस्ट्रॉयज द पैरासाइट्स एंड अदर अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स व्हेन अप्लाइड एट द रेट ऑफ 200 to 250 kg per hectare if लाइमिंग इज डन रेगुलरली. तो इसको अगर आप इसको इस डोसेज में अगर अप्लाई करोगे, कौन सा डोसेज या फिर कौन सा आप पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में. येस, तो हम बात कर रहे हैं अबाउट 200 to 250 kg हेक्टर. मतलब अगर आप हेक्टर में 1 हेक्टर में ऑलमोस्ट अगर आप 200 to 250 kg अगर आप इस लेवल इस अमाउंट में अगर आप एक तरीके से अप्लाई करोगे तो आपका जो डैम पॉन्ड मड है, आपका जो पॉन्ड का मड है, अगर आप इसको CaO के साथ, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बोलेंगे आपका अगेन लाइमिंग करने के लिए जो मटेरियल है वो, तो ये डिस्ट्रॉय करेंगे पैरासाइट या फिर अदर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को. एंड इस तरीके से आपकी लाइमिंग डन हो सकती है. इंक्रीज्ड pH ड्यू टू लाइमिंग फेवर्स फॉस्फेट अवेलेबिलिटी, फॉस्फोरस
तो बहुत ज़्यादा अगर आपका पीएच लाइमिंग की वजह से अगर इंक्रीज़ हो गया है तो फॉस्फोरस भी बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाता है. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स एनवायरमेंटल कंडीशन एंड एनहांसेस द प्रोडक्शन ऑफ प्लैंकटन एंड बेंथॉन्स. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपने अच्छे से पढ़ ली हैं. अभी हम बात करेंगे वाटरिंग एंड लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन का एम पढ़ेंगे आज हम. इसके साथ साथ हम वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि मैंने बोला था कि वीडियो में सिर्फ 20-50 मिनट्स का रखूँगी, बट मैंने वीडियो को 30 मिनट्स तक एक्सटेंड कर दिया है. तो हम थोड़ा क्विक जाएंगे अभी, क्विक मैनर में. वाटरिंग मतलब क्या है? आफ्टर लाइमिंग पॉन्ड्स आर फिल्ड विथ वाटर. आपका पॉन्ड का वाटरिंग लाइमिंग हो गया, आपने CO से ट्रीट कर दिया, अभी वाटर करेंगे. फिर ड्यूरिंग वाटरिंग केयर शुड बी टेकन दैट नो अनडिजायर्ड फिश, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स एंटर द पॉन्ड. इसके लिए आप स्क्रीन या फिर कोई तो भी ऐसा एक बफर एक्ट करवाओगे एक टाइप से कि आपका जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो प्रेडेटरी इंसेक्ट्स हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एंटर ना करें और हार्म ना करें फिश को. सो वाटर शुड बी पास थ्रू द फाइन सीव्स जो है नेट या फिर कोई स्क्रीन के थ्रू. वाटर लेवल ऑफ 3 to 4 is maintained in the nursery pond. एंड इसके साथ साथ हमारा वाटरिंग वाला पोर्शन भी खत्म हो जाता है. मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन में हम एम में पढ़ते हैं. द एम ऑफ फर्टिलाइजेशन टू एड द प्रोडक्शन ऑफ फिश बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ नेचुरल फूड प्रेजेंट. ओके, सो मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? द एम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज टू एड द प्रोडक्शन ऑफ फिश बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ नेचुरल फूड प्रेजेंट. फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? आपका जो फर्टाइल करना है वाटर को, दैट इज़ द मेन मोटो. फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन या फिर फर्टाइल, मेकिंग वाटर फर्टाइल, दैट इज़ द व्हाट फर्टिलाइजेशन इज़. आपका एम क्या है? कि आपका फ़िश का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, क्वांटिटी बढ़े फ़िश का, इसलिए आपको क्वांटिटी ऑफ फूड भी साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेंगी. इसके लिए फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द फिश प्रेफर्स नेचुरल फूड्स देन द आर्टिफिशियल वंस. मतलब आपका नेचुरल फूड बहुत अच्छा लगता है फिश को देन द आर्टिफिशियल, क्योंकि नेचुरल फूड में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती है. देयरफॉर पॉन्ड्स आर मैन्योर्ड टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ प्लैंकटन, स्पेशली द जू प्लैंकटन. इसीलिए हम मैन्योर करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं ताकि अच्छे और प्लैंकटॉन्स, जू प्लैंकटॉन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और क्वालिटी में प्रोड्यूस हुए और आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी नेचुरल फूड की वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो. मतलब बहुत ज़्यादा एक टाइप से क्वांटिटी बढ़े, इंक्रीजमेंट हो, इंक्रीमेंट नहीं इंक्रीज़ हो. क्वांटिटी ऑफ नेचुरल फूड डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेशन विच इन टर्न्स डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्रेजेंट. जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे उतना वेजिटेशन बढ़ेगा. वेजिटेशन मतलब ही नेचुरल फूड. एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, मॉडरेट लेवल में वेजिटेशन इज़ गुड बिकॉज इट इज़ अ फूड फॉर द फिशेज. मैन्यूरिंग इंक्रीजेज प्रोडक्शन विदाउट द रिस्क ऑफ डाइटरी डिजीजेस. इट इम्प्रूव्स द हाइजीनिक कंडीशन ऑफ पॉन्ड. अनहाइजीनिक नहीं, हाइजीनिक मतलब अच्छी वाली कंडीशंस ऑफ द पॉन्ड. द फर्टिलाइजेशन is as important as the fish cultivation as in the agriculture. तो फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्यूरिंग द कल्टिवेशन ऑफ द फिश. इसके साथ साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी फॉर द वीडियो लेक्चर की इतना एक्सटेंड करके मैंने पढ़ा है, बट स्टिल हमारा बहुत सारा पोर्शन हो चुका है. हमारा ये पेज और हमारा ये पेज, मतलब इन टोटल 4 पेजेस जो हमने पेज नंबर मैंने दिखाया आपको स्क्रीन के ऊपर. इन पेजेस के साथ हमारा नेक्स्ट लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा. और इसके साथ अब हमारे जो भी छोटे मोटे फिर रहेंगे, कोई छोटे मोटे पेजेस रहेंगे या फिर कोई टॉपिक्स रहेंगे, उनको हम फिर एक आधे लेक्चर में थोड़ा सा 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे. इसके साथ साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाने वाला है. सो चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होने के साथ साथ आपको एक चीज़ की खुशी होगी कि फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में अभी बनाऊंगी, बट मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर 5 को भी अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि चैप्टर 5 अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम पार्ट 2 शुरू करने से पहले पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस ला सकेंगे और इस तरीके से हमारा फटाफट से हो भी जाएगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब.